तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी, है ना। जिसको हम लोग कोशिश करना है कि 4 से 5 क्लास में ये पूरा आप कंप्लीट कर जाए। आप रिवीजन कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो कंप्लीट एक दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो भी इसको कर सकते हैं, अगर पुराने हैं तो रिवाइज करने के लिए आपकी काफी मदद होगी। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा उसी को करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसके पहले का जब जानेंगे, जब कंपनी का शासन जब स्टार्ट हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का शासन कब से कब तक। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 1857 का क्रांति हुआ था। उसके बाद 1858 तक ये कंपनी का शासन था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम काजों को नियंत्रण और संचालन करने के लिए लाया गया था। तो इसको किस लिए लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और संचालन करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपने को क्या मिल जा रहा है कि बंगाल का बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल इसमें नाम बदल कर दिया गया था। पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर था, बंगाल का क्या होने लगा? गवर्नर जनरल उसी को बना दिया गया। तो उसके साथ कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे, है ना, और एक परिषद बनाई गई। वारेन हेस्टिंग, है ना, हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक। और 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसको पूछ चुका है, एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये वाला भी आया है, मतलब जितने क्वेश्चन है सभी आए हुए हैं मैक्सिमम, है ना। ये वाला पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। तो यही था, इतना ही था अपने को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानना था। 4 पॉइंट तो आपको देख रहे हैं, जो डार्क कलर दिख रहा है ना, जो हाईलाइट किया है उसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं। 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली दोहरी सरकार की शुरुआत की गई, है ना। जिसमें राजनीतिक मामलों को देख रेख के लिए कंट्रोल खोला गया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड खोला गया, तथा व्यापारिक मामले के लिए डायरेक्टर्स, या इसको बोल देते हैं बीओसी, या इसको बोल देते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, ये खोला गया। और इस बोर्ड में टोटल कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। चलिए तो ये भी अपना खत्म हो गया। बस 3 पॉइंट था अपने को। क्या था कि पिट्स इंडिया अधिनियम 1774 में उसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू कर गई। नियंत्रण बोर्ड किसके लिए खोला गया? राजनीतिक मामलों के लिए और व्यापारिक मामलों के लिए डायरेक्टर्स खोला गया, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, और ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर इसको बोल सकते हैं। और इसमें बोर्ड में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। आ जाते हैं अगला। अगला क्या है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्टर अधिनियम 1793। तो इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर, चार्टर मतलब अधिकार पत्र को फिर से नवीनीकृत किया गया, मतलब फिर से उसको नया किया गया ना, रिन्यू किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को फिर से रिन्यू किसमें किया गया? नवीनीकृत किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम द्वारा व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1793। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग का चार्टर अधिनियम 1800 में। आ जाएंगे तो 1813 में, ठीक है। तो इस अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? व्यापारिक एक अधिकार, मोनोपोली, उसको क्या कर दिया जा रहा? समाप्त कर दिया जा रहा। लेकिन उसमें सिर्फ चाय और चीनी का व्यापार अभी भी छोड़ दिया जाता है, कि हाँ चाय और चीनी का व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार रहता है ना, कि वो मोनोपोली रहता है, कि वो अकेले ही करेगा। बाकी सब में उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के आदेश दिया गया कि हर वर्ष वो 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो क्या थे कि उन लोगों को तो पहले तो इंडिया में आए थे, तो उनको क्या हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको जो भाषा समझ, उनका अपना भाषा क्या था? इंग्लिश था ना।
तो उसी के लिए ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 लाख रुपया ये लोग शिक्षा पर करना स्टार्ट कर दिया, कि वहां पर थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखेगा और फिर उन लोग के लिए भी सुविधा होगा आगे जाकर। तो ये पहली बार शिक्षा पर कितना 1 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है किस अधिनियम द्वारा, तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चलिए अब ईसाई का प्रचार प्रचार ये भी शुरू कर दिया गया कब, चार्टर नियम 1813 में पहली बार ये प्रचार के लिए यहाँ पर दिया जाता है इसको अनुमति बस। तो आपको देख सकते हैं 3 पॉइंट इसमें क्या था कि मोनोपोली व्यापार का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीनी का रखा गया। 1813 का नियम है और इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्चा किया गया और ईसाई का प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। चलिए चार्टर नियम आ जाता है 1833। तो 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले क्या था बंगाल के सिर्फ गवर्नर थे, उसको क्या किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल किया गया, है ना। अब फिर अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको पद हटा कर या उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया भारत का कर दिया गया था। अब यहाँ पर किसको कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला आपको गवर्नर जनरल कौन था, तो वेंटिक था, विलियम वेंटिक था, है ना? और यहाँ पर 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की जाती है 1834 में। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मैकाले थे पहले अध्यक्ष विधि आयोग के। भारतीय विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो मैकाले को बनाया गया, ठीक है। इस नियम के तहत गुलामी गुलामी को भारत में अवैध इलीगल घोषित किया गया। तो ये पूछ देगा कि किस अधिनियम द्वारा गुलामी को भारत में अवैध घोषित किया जाता है, तो 1833 का नियम द्वारा। ये मैकाले ये बेंटिक, है ना, ठीक है। तो बस यही 3 पॉइंट इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833 के गवर्नर नियम एक्ट के द्वारा। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिक था। और यहाँ पर देखना है कि 1834 में, ठीक 1833 के 1 साल बाद 1834 में भारतीय विधि आयोग का स्थापना किया जाता था, जिसका अध्यक्ष कौन था, तो मैकाले था। और गुलामी को भारत में लीगल घोषित कर दिया गया किस अधिनियम द्वारा, तो 1833। चलिए अगला आ जाता है चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में अपने को जानना है। तो 1853 के बारे में क्या जानना है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया, मतलब रिन्यू किया गया फिर, है ना। तो यहाँ पर जो कंपनी का क्या था चार्टर को रिन्यू किया गया, कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जाता है किस अधिनियम द्वारा, 1853 में, ठीक है। पहले पहले के चार्टर नियम के विपरीत इसमें नवीनीकृत की कोई समय सीमा नहीं दी गई थी, ठीक है। ये उतना खास नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है ना कि कंपनी का चार्टर कब नियुक्त किया गया, तो 1853 में। सिविल सेवा, अब इसको आपको ध्यान रखना है कि सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जो अभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप जो पढ़ते हैं, वो कब शुरू की गई, तो ये चार्टर नियम 1853 के समय में, ठीक है। ओपन कंपटीशन की शुरू की गई सिविल सेवाओं के लिए, तो 1853 का अधिनियम में। 1854 में मैकाले समिति, कौन, तो मैकाले समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किए जा सके, तो मैकाले समिति। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1853 के चार्टर नियम द्वारा कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जाता है, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की जाती है, ठीक है ये। और आपको 1854 में मैकाले समिति बनाई जाती है किसके लिए, तो ये सिविल सेवा में सुधार करने के लिए, बस। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरा क्राउन शासन। तो इसी बात पर अभी आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। तो चलिए अब अपना देखेंगे क्राउन शासन, ठीक है। क्राउन शासन, तो क्राउन मतलब क्या हो गया कि जो अंग्रेज के जो हेड थे, मतलब बोल सकते हैं महारानी लोग थी, वरना अंग्रेज। पहले तो अंग्रेज लोग क्या बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो वो लोग पहले आकर इंडिया में व्यापार व्यापार करता है, फिर उस पर वो लोग ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटी में घुसने लगता है, मतलब राजनीति में घुसने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब अधिनियम बनाया जाता है ना, चार्टर अधिनियम बनाया जाता है। उसके बाद चार्टर अधिनियम हो गया, तब उसके बाद यहाँ तक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, क्राउन का शासन हो जाएगा। मतलब वो लोग को देख रहा था कि वो लोग को भेजे थे व्यापार करने के लिए, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है कि राजनीति करने लगा, इसलिए अब क्राउन शासन, मतलब अब जो राजा लोग वहां पर थे, राजनीति लोग, वो लोग का यहाँ पर शासन होगा। तो वही है क्राउन शासन बनेंगे 1858 से 1957 तक, है ना।
1947 तक। तो चलिए पहले पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा जाता है 1858 को। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत में शासन का सीधा नियंत्रण ले लिया। क्या कर दिया ब्रिटिश क्राउन ने, यहाँ पर सीधा नियंत्रण अपना ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। आ जाते हैं, और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारत का जो गवर्नर पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर था, फिर क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, हेस्टिंग बना। फिर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा, तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया जा रहा। तो पहले वायसराय कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण मंडल, मतलब जो वहां पे बनाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो ठो बनाया था ना जो ऊपर में हम लोग पढ़े, उसको क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर क्राउन का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था वो सब तो हो गया। अब यहाँ पर कौन शासन कर रहा है, ये क्राउन शासन कर रहा है। इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है। और द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई 1858 अधिनियम द्वारा। और भारतीय सचिव, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का नया पद यहाँ पर सृजन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, तो भारतीय सचिव की सहायता से 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय सचिव की सहायता से 15 सदस्य भारतीय परिषद का, काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। तो आपको मेन इसमें क्या ध्यान रखना है कि सीधा यहाँ पर पूछेगा कि अगर बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से किस नियम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो 1858। या फिर क्राउन ने भारत पर शासन सीधा कब शुरू किया, तो 1858 का नियम से। ये वाला पॉइंट हो गया पहले। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कर दिया गया, तो ये वाला कर दिया 1858 में। पहले वायसराय कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ या बोर्ड ऑफ, यही बोलते हैं ना, तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली खत्म हो गई कब, तो ये इसी अधिनियम में, ठीक है। तो मेन आपको ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना था। चलिए आते हैं आगे। अब आ जाएंगे 1919 का। तो 1919 का यहाँ पर अधिनियम है कुछ। अब यहाँ पर देखिए भारत परिषद अधिनियम 1919 हो गया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, तो मार्ले मिंटे सुधार। तो जो मार्ले था वो क्या था, ये था सचिव। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये मार्ले क्या था, भारत सचिव था। और मिंटो क्या था, तो वायसराय था। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि जो भारतीय परिषद नियम या मार्लो मिंटो सुधार में कौन सचिव था या कौन वायसराय था, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसी मार्लो मिंटो सुधार में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हो रहा है ना, कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। मिंटो को क्या कहा जाता है, कि सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक, मतलब अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से यहाँ पे क्या करा रहा है, निर्वाचन करा है। इसलिए से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक कहा जा रहा है किसको, तो मिंटो को। भारतीय भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। भारत को वायसराय की कार्यकारिणी, जो वायसराय था उसमें कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी जाती है कब, तो यहाँ पर दिया जाता है 1909 में, है ना। तो भारतीय परिषद नियम 1909। अब इधर ही ध्यान रखना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्होंने विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल हुआ। तो कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ठीक है। तो बस यही था, इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखें, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के लिए चुना जाता है कब, तो ये पार्लियामेंट सुधार 1909 में। फिर यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक तो मिंटो कहा जाता है। ये वाला पॉइंट हो गया। और भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कब शामिल किया गया, तो 1909 के परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा, है ना, पहले भारतीय बने थे जो परिषद में, विधि परिषद में शामिल हुए थे। चलिए आ जाते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है। ये वाला
तो देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें जो मॉन्टेग्यू था वो क्या था, सचिव था, और जो चेम्सफोर्ड था वो क्या था, वायसराय। जो पहला नाम आ रहा वो क्या था, सचिव था, जो दूसरा आ रहा वो कौन था, वायसराय। तो यहाँ पर देखिए प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत किया जा रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत किया जा रहा है इसमें, है ना। 1919 के नियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, और शक्तियों का बंटवारा भारतीयों और अंग्रेजों में किया गया, ठीक है। उसके बाद सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए अलग निर्वाचन मंडल का यहाँ पर ये लाया जा रहा है ना, अलग अलग उन लोग के लिए निर्वाचन मंडल बनाए गए। और लोक सेवा आयोग, है ना, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना कब होता है, तो 1926 में की गई। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, उसे लोक सेवा आयोग को अब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जाना जाता है, ठीक। और पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था कब, तो 1919 का नियम सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला आपको यहाँ पर हो जाता है। तो क्या किया गया कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में उस किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग जैनसफोर्ड सुधार के नाम से, उसमें द्वैध शासन की शुरुआत किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब पब्लिक सर्विसन की स्थापना की जाती है 1926 में, पहली बार भारत महिलाओं के लिए मतदान का यहाँ पर शुरुआत किया जाता है, अधिकार दिया जाता है। चलिए लास्ट हम लोग का यहाँ पर ये रहेगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। अगर आपसे पूछे कि संविधान में अधिकतर भाग कहाँ से लिया गया है, तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। चलिए, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव कब किया गया, तो यहाँ पर भारतीय सरकार अधिनियम, लेकिन लागू नहीं हुआ, है ना, सिर्फ प्रस्ताव हुआ था, है ना, बना नहीं था, ध्यान रखना है। अखिल भारतीय संघ, उसके बाद प्रांतों को स्वायत्ता, है ना, दी गई, मतलब प्रोविंस ऑटोनॉमी दी गई, द्वैध शासन को समाप्त हुआ यहाँ पर, ठीक। फिर केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू होती है। यहाँ पर क्या हुआ था कि इधर में कहाँ गया, यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होता है, ठीक है, 1919 में माउंटेन के अवसर में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की सूरत पूछे तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई, बाई कैमरल बोला जाता है इसे, ठीक। और पिछड़े वर्ग, डिप्रेस क्लास, महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष आरक्षण किसमें दिया जाता है, तो अधिनियम 1935 में। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, किस आयोग की सिफारिश से होती है, तो ये मिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। संघ न्यायालय, जिसको बोलेंगे फेडरल कोर्ट, है ना, संघीय न्यायालय 1937 में स्थापना होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट है। और बर्मा, जो अब म्यांमार उसका नाम है, को भारत से अलग कर दिया गया था, तो कब, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर यही बस पॉइंट था, कुछ आपको ध्यान रखना है, जो एक बार चलिए मैं फिर से ग्रीन वाला से यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि यहाँ की अखिल भारतीय संघ की यहाँ पर ये किया गया, प्रस्ताव रखा गया पर लागू नहीं हुआ, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में क्या, विसर्जनीय व्यवस्था का यहाँ पर लागू किया गया। पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण, आरबीआई की स्थापना 1935, और संघीय न्यायालय 1937 में, और मरबा अलग कब हो जाता है भारत से, तो 1937 में। तो बस यही था। अब आ जाएंगे यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1947, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना, पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार लिया, है ना। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत सचिव का पद को समाप्त कर दिया जाता है कब, 1947 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, तो 1947 का नियम द्वारा, ठीक।
माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। ठीक। अब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो 1946 में बनी थी, स्वतंत्र भारत की संसद बनी है ना। तो संसद को पहले क्या नाम से जाना जाता था? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये बोल सकते हैं। कब बनी थी? तो 1946 में। ठीक है। तो यहाँ पर बस यही अपना था, देखना था कि क्या भारत सरकार अधिनियम 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की जो योजना होता है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रहा था? अलग पाकिस्तान का मांग कर रहा था, तो उनके सामने प्रस्तुत करता है, जो कि दोनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है। भारत सचिव का पद को समाप्त यहाँ पर कर दिया जाता है। माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बनता स्वतंत्र भारत का। और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनी थी, जो भारत का आजाद होने के बाद उसका संसद बनती है। तो बस यही था। अब जब यहाँ पर संसद बन गया ना, भारत आजाद हो गया, तो यहाँ पर कुछ मेंबर बनेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट है ना, जो मंत्री उंत्री बनेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट, यहाँ पर ये कुछ नाम है, उसको ध्यान रखना है। Sorry। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधित और वैज्ञानिक अनुसंधान जो देख संभालते थे, कौन थे? ये इनके अंदर में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो गृह मंत्रालय उनके अधीन था, सूचना प्रसारण मंत्रालय वो राज्यों के मामले। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्रालय थे। हाँ, मतलब कानून जो जितना भी था वो सबका देखने कौन करते थे? ये भीमराव अंबेडकर का जिम्मेवारी था। जो मंत्रालय विभाग बनाया गया था उसका, है ना। जॉन मथाई रेल और परिवहन मंत्री, है ना। रेलवे में आ चुका है, एसएससी में ही एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ध्यान रखना है। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय किसके अधीन था? तो ये जगजीवन राम जी के अधीन था। यहाँ पर आर आर के सनमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय किसके अधीन था? तो इनके अधीन था। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्रालय इसके अधीन था। ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अधीन रहता है। और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह, तो यह बलदेव नाम ही से लग रहा है क्या हो, अच्छा डिफेंस है ना, तो ये हो जाएंगे। और यहाँ पर HC भाभा, भाभा मतलब कॉमर्स वाणिज्य रिलेटेड ये थे। ठीक है। BN गडगिल तो लोक निर्माण और खनन और ऊर्जा के लिए थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी ये वाला पूछ चुका है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनका था तथा रफी अहमद किदवई संचार मंत्रालय इनके अधीन था। ठीक है। तो ये था पहला कैबिनेट, स्वतंत्र के बाद पहले कैबिनेट। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा देख लेते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए, सबसे पहले 1934 में क्या होता है कि एम एन रॉय, कौन है? एम एन रॉय ने भारत के संविधान सभा की मांग की थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहले मांग किसने की थी? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने भारत में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे पहले कौन? 1934 में एम एन रॉय ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी यहाँ पर। लेकिन आधिकारिक रूप से कौन? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हैं। फिर 1940 में आ जाते हैं, तो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार की गई। तो अगस्त प्रस्ताव बोला जाएगा कि संविधान सभा को किसके द्वारा
स्वीकारा गया। तो ये अगस्त प्रस्ताव है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया था उसके द्वारा संविधान सभा का मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बाद में इसे अस्वीकार कर दिया है ना। और जो आया था यहाँ पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, उपराज्यपाल कौन था, तलिन लिथिको द्वारा प्रस्ताव दिया गया था ये वाला। ठीक है। और 1942 में आ जाता है क्रिप्स मिशन इंडिया आता है, उसमें कुछ मेंबर थे इसके, तो यहाँ पर स्टेफर्ड क्रिप्स था, इसी का नाम वो पड़ा था है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा स्वतंत्र संविधान की प्रारूप प्रस्तावित किया जाता है, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। परिणाम क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। और आ जाते हैं लास्ट यहाँ पर अपना क्या है कि 1946 कैबिनेट मिशन जो आता है योजना है ना, कैबिनेट मिशन प्लान, तो संविधान सभा के गठन की आधारशिला रखी गई इसी के द्वारा। और मुख्य सदस्य कौन थे, तो पैंटिक लॉरेंस थे जो अध्यक्ष था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। तो ये मेंबर का नाम ध्यान रखिएगा, पूछता रहता है कि जो कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे है ना, तो ये उसमें अध्यक्ष कौन था, तो पैंटिक लॉरेंस था। ठीक। तो चलिए यहाँ तक हो गया। और भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तथा मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कृत कर देता है। मुस्लिम में क्या कर देता है, बहिष्कृत कर देता है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको क्या बनाया जाता है यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना। क्योंकि अभी नया नया कमेटी बन रहा, मतलब मेंबर संविधान सभा बन रहा, तो उसके मीटिंग के लिए किसी को अध्यक्ष या कुछ बनाना पड़ेगा, तो कोई सबसे बुजुर्ग थे तो इनको क्या किया जाता कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद में इनको क्या कर दिया जाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। फिर उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस सी मुखर्जी थे और बीटी कृष्णाचारी थे। ठीक है। फिर 13 दिसंबर को, 2 दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं है ना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यह प्रस्ताव संविधान के आधार बना है ना, यही प्रस्ताव संविधान का आधार बना है। और 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, कब आ जाएंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा की स्वीकृति यहाँ पर मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है ना। और भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। दोनों को अलग करके दोनों को पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। 22 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा, डेट पूछता है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज होता है जो इंडिया का फ्लैग, उसको स्वीकार किया गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपना 24 जनवरी 1950, ये वाला है ना। 24 जनवरी 1945 को क्या राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन गण, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकारा गया। इन दोनों का डेट जरूर आपको ध्यान रखना है। क्या, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि आजाद हुआ देश है ना, तो ध्वज एक तो चाहिए। तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को, और ये 24 जनवरी 1950 को जाकर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा जाता है। और यहाँ पर 26 जनवरी 1945 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई, कब, 28 जनवरी 1950 को। और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराया गया है ना। तो बस ये अपना था, अब यहाँ से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपना जैसे देश चलता है वैसे चलेगा। ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा की रचना। अब संविधान सभा की रचना कैसे हुई है, इसको देख लेंगे। तो नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया जाता है, संविधान सभा की रचना होता है। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने सदस्य थे, तो 296 सदस्य थे, और सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर की गई थी है ना। प्रत्येक 10 लाख पर, हाँ, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट इस तरह से आवंटित की गई थी। चलिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछता है ना, कि कौन इसमें से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए यहाँ पर टोटल पहले जब आजाद हुआ था तो कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में, 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत से कितने, 296, और यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य
रियासतें, मतलब जो राजा रजवाड़े थे उनके कितने थे, तो 93। अब जो ब्रिटिश भारत से थे उसमें से आपको यहाँ पर बांटा गया था। एक मिनट, ये क्या हुआ, मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा है, एक मिनट। हम्म, हम्म, चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत से 296 थे उसमें से 292 क्या थे, गवर्नर के प्रांत से थे, और चीफ कमिश्नरी से कितने थे, तो 4 सदस्य थे। तो ये पूछता है आपसे एग्जाम, ये संख्या आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, तो 4। चीफ कमिश्नर से कितने सदस्य थे, तो 4। और सर ब्रिटिश भारतीय से तो 296, और चीफ कमिश्नर से तो 4। गवर्नर प्रांत से कितने, तो इतने। राजे रजवाड़े या राज्य रियासत से कितने थे, तो 93। चलिए अब यहाँ देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर है, इसके बारे में जानते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकारा जाता है। यह प्रस्ताव संविधान के उद्देशिका प्रेम्बल का आधार बना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो माउंट पेटेन ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय था। ब्रिटिश भारत का क्या था, अंतिम वायसराय था ये। योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। भारत स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने कौन, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री कलिमेंट एट्री के तहत पारित हुआ। यह पूछ देता है इस समय कौन थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, तो कलिमेंट एट्री थे, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा दो स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान हुआ। और भारतीय सभा संविधान सभा के दो कार्य तय किए गए। कौन सा, एक विधानसभा के कार्य, और इसके अध्यक्ष थे विधानमंडल के कार्य, इसके अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर। और संविधान सभा के कार्य, तो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ जाते हैं। तो देखिए संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य। तो 9 मई 1949 को भारत में कॉमनवेल्थ के सदस्य स्वीकारा, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि कब भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को स्वीकारता है, तो 9 मई 1949 को। 22 जुलाई 1947 क्या था, राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हम लोग पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या था, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत था, ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन गण, ठीक। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या बनते हैं, तो राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र था, ठीक है। 24 जनवरी 1950। कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा का, तो यहाँ पर 11 हुए थे। अवधि कितनी थी, संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुल खर्च कितने हुए थे, तो 64 लाख हुए थे। अब कुछ इंपोर्टेंट समितियां थी, ठीक है, उसको देख लेंगे यहाँ पर। तो प्रमुख जिसमें से 8 थी। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कुछ समिति थी, तो कौन कौन सा, तो संघ शासित समिति, संघ संविधान समिति, और राज्य समिति। बस एक तो देखा संघ समिति का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, है ना। राज्य समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर चलिए अगला देख लेते हैं, प्रक्रिया या नियम समिति। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, या इनका अध्यक्षता में ये सब चलता था। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल। और मूल अधिकार पर सलाहकार समिति कौन है, इसका भी अध्यक्ष है, तो सरदार पटेल। आ जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति तैयार की गई, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को होती है। सदस्य में कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पर सदस्य में भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। यहाँ पर एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे,
डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला थे, और एन माधव राव इनके जगह पर ये आए थे, बी एल मित्तल, है ना। और यहाँ पर टीटी कृष्णाचार्य, अब देखिए इनका तबीयत खराब हो जाता है, कोई कारण स्वास्थ्य गड़बड़ी हो जाता है, तो इस कारण इनको इनके जगह पर आना पड़ता है, बी एल मित्तल। और टीटी कृष्णाचार्य जिनका मृत्यु हो जाने के कारण उनके जगह पर कौन आ जाता है, तो डीपी खेतान। ये क्वेश्चन पूछता रहता है ना, ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों रिप्लेस करते हैं। और मेंबर कौन थे, तो ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति के अध्यक्ष का मतलब ये मेंबर कौन कौन से, तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन सा मेंबर थे, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पर अगला, समिति के नाम और अध्यक्ष। तो ध्यान रखें यहाँ पर, भारतीय संविधान संविधान सभा के कार्यों पर समिति कौन थे, तो जी बी मावलंकर, है ना। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, पात्रता समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। हाउस कमेटी या हाउस समिति के अध्यक्ष डी पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय ध्वज के तहत समिति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए मेन में देख लेंगे, भारतीय मौलिक अधिकार के उप समिति जेवी कृपलानी। वित्त और कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय भाषा समिति इसके धर, और यहाँ पर चीफ कमिश्नर एवं प्रांतों की समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, तो वी पट्टाभी सीतारामैया। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष एस सी मुखर्जी। बाकी ये भी है, ये दोनों भी देख लीजिएगा कि आप फारूक। संविधान समीक्षा के विशेष समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और कार्य व्यवस्था समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी। चलिए, संविधान की अधिनियमितकरण और परिवर्तन, अधिनियमितकरण, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कानून के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, तो ये अडॉप्ट किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है ना। स्वीकार कब किया जाता है वो भी देखेंगे, है ना। अब देखिए, सन 2015 में 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कब से स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो सन 2015 से 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया गया था, इसी दिन से, है ना, ठीक। और आगे आ जाते हैं, 24 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्यों के संविधान पर हस्तक्षेप किए गए, जिसमें से 15 महिलाएं थी, ठीक है, ये पूछ चुका है सवाल। कितने महिलाएं थी जब हस्तक्षेप किया गया संविधान पर, तो उसमें 15 महिलाएं थी। मूल संविधान में शामिल क्या क्या है, तो उद्देश्यता जिसे प्रेम्बल बोलते हैं, उद्देशिका। 395 क्या थे, तो आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थे। कुछ भाग जैसे कि नागरिकता, चुनाव आदि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, है ना। जो जरूरी चीज थे उसको कब, 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था। पेरेंबल संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद लागू किया गया। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद किसको लागू किया जाता है, पेरेंबल या उद्देशिका को बाद में लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए, संविधान का परिवर्तन देख लेते हैं। इसी बात पर दोस्तों, अभी तक वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आपका पॉलिटिव 4 से 5 क्लास में आप ये खत्म कर लेंगे, बहुत ही इजी। चलिए, संविधान का परिवर्तन, तो संविधान सभा को अपनाया कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है यहाँ पर। और लागू कब किया गया, यहाँ पर देखिए, अपनाया गया या एडॉप्ट किया गया, जो कि हम लोग यहाँ पर भी देखे थे। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अंगीकृत किया गया या अपनाया गया, है ना। और लागू कब हो जाता है, ये तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और संविधान दिवस कब घोषित किया गया, तो ये देखिएगा यहाँ पर,
संविधान दिवस 2015 से, है ना। संविधान दिवस 26 जनवरी के दिन को क्या घोषित किया गया, संविधान दिवस, है ना। उससे पहले हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते थे, लेकिन उसको संविधान दिवस उस दिन से क्या किया गया, हम लोग घोषित किया गया। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान को अंगीकृत या अपनाया किया गया था 1949 में, और लागू कब हुआ, 1950 में। चलिए, भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का प्रतीक क्या है, सिंबल हाथी। B N Rao संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। H B R अयंगर संविधान सभा के क्या थे, तो ये सचिव थे, संविधान सभा के प्रथम सचिव तो अयंगर, ठीक है। SN Mukherjee संविधान सभा के प्रमुख फारूक लेखक। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान को सुंदर हस्तलिपि में अंग्रेजी में लिखा। तो जो संविधान अपना लिखा गया उसको अच्छी तरह से कौन लिखा, अच्छी तरह से सजाकर हस्तलिपि, मतलब अपने हाथों से, तो प्रेम बिहारी रायजादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है। और यहाँ पर नंदलाल बोस और B R सिन्हा संविधान की सजा और सजावट की है। जो संविधान का बुक है उसमें जो सजावट की है तो वो कौन थे, नंदलाल बोस और B R सिन्हा द्वारा किया गया है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर हो गया हम लोग का वहां तक अपना खत्म। अब अपने को देखना है संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से, किस देश से हमने जो संविधान बना तो किस देश से लिया गया है, कुछ कुछ पार्ट अपने लिया गया है। तो चलिए, भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, तो यहाँ पर संघीय ढांचा, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान। तो आपको जो करना है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको कर लेना है यहाँ पर। चलिए, अमेरिका से मूल अधिकार जो एग्जाम में पूछता है, स्वतंत्र राष्ट्रपति का पद लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। जो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ उसको आप जरूर कर लीजिएगा। कनाडा मजबूत केंद्र, है ना, और अवशिष्ट शक्तियां राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार समिति शक्ति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति। ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, दो सदनीय व्यवस्था लिया गया है, और नियंत्रण और महालेखक परीक्षक, ठीक है। आयरलैंड से DPSP राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव का विधि, यहाँ पर राष्ट्रपति को पद कहाँ पर है, तो अमेरिका में होगा, मतलब, है ना, US। लेकिन उसका राष्ट्रपति को निर्वाचन विधि, मतलब चुनाव कैसे किया जाएगा, उसको विधि को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान सभा की प्रक्रिया लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाई लॉ। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक किसी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। USSR, है ना, सोवियत संघ, ठीक है, जिसे अभी रूस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है यहाँ से। जर्मनी आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से लिया गया है। देखिए, संविधान के संरचना का भाग और भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, और यहाँ पर संविधान की राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान, और यहाँ पर उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, तो यही था, इसको भी देख ही लेते हैं अब ना। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट होता है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए, संविधान, भारतीय संविधान के भाग मूलतः 22 भाग है। तो संविधान, भारतीय संविधान में मूलतः कितने भाग थे, 22। लेकिन संशोधन के बाद उसमें संविधान में कुछ संशोधन हुआ, चेंज हुआ, उसके बाद उसमें टोटल अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो 25 भाग हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही आप इतना कर लेते हैं ना, मतलब ये तो यहाँ दिया हुआ, इसके बारे में जान लेंगे, टोटल के बारे में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है।
इसको अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए भाग वन में क्या है, तो भाग वन में यहाँ पर है संघ और उसका क्षेत्र। तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक। भाग दो में क्या है, तो नागरिकता है ना। इसके बारे में आगे सबके बारे में डिटेल में पढ़ना। भी आपको ध्यान रखना है कि क्या भाग दो में क्या है, तो नागरिकता है। मैं जो स्टार कर दूंगा उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 5 से 11 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसमें है, तो भाग तीन में है 12 से 35, 12 से 35। भाग चार में राज का नीति निर्देशक तत्व। भाग चार में क्या है, राज का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कितना से कितना, 36 से 51 तक। मूल्य कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक है, ध्यान रखना है। भाग पांच में क्या है, तो संघ है। 52 से 151 के बीच में क्या है, संघ के बारे में बात होता है। और राज्यों के बारे में भाग 6 में है, जो कि 152 से 237 तक होता है। चलिए आगे देखेंगे। भाग सेवन में क्या है, तब प्रथम अनुसूची के विभाग के राज्य। ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया। अच्छा चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको देखेंगे। भाग एट में संघ शासित क्षेत्र है ना, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर 239 से 242 के बीच में है। यहाँ पर पंचायत, बहुत बार पूछता है पंचायत का क्वेश्चन, तो 243 से 243 ओ। यहाँ पर ABCD ऐसे भी होता है इसमें है ना, सब सेक्शन रहते हैं, तो उसको भी अपने को देखना है। जब डिटेल में करेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल पंचायत किस भाग में आता है, तो संविधान के भाग 9 में आता है। 9 ए में क्या है, नगर पालिका है। यहाँ पर इसका अनुच्छेद दिया हुआ 243 से 243 G। यहाँ पर 9 बी में क्या है, सहकारी समिति। ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति किस में आता है, तो भाग 10 में आता है, 244 से 244। ये संघ और राज्यों के बीच का संबंध भाग कितना में है, तो 11 में है, 245 से 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध, वाद, ये सब है। ठीक है, 264 से 301 तक। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे भाग 13 में भारत के क्षेत्र में के भीतर व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार। भारत में जो आप व्यापार करते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या है उसके बारे में। ये अनुच्छेद इतना 308 से 323 है। न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण आपको देख लेना है, 323 से 323 बी है ना। निर्वाचन आपको ध्यान रखना है कि भाग कितना में आता है, तो भाग 15 में आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से 329 ए में। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए एक विशेष उपबंध है, जो कि 330 से 342 के तक है। और राजकीय भाषा, तो यहाँ पर भाग 17 में आपको मिल जाएगा राजकीय भाषा, 343 से 351। यहाँ पर क्या है, आपातकाल का उपबंध है ना। आपातकाल भाग कितना में आता है, तो आपातकाल आपका आता है 18 में, भाग 18 में, 352 से 307। 19 में क्या आता है, तो विविध आ जाता है ना। और इतना है अनुच्छेद, इसका देख लीजिएगा। 20 में संविधान का संशोधन, तो 368 अनुच्छेद में है। और यहाँ पर अपना 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में क्या है, तो संक्षिप्त शीर्षक, क्रम और प्राकृतिक हिंदी पाठ और निरसन। ठीक है, तो यही था मूल जो 22 भाग थे ये थे। बाकी जो रहेंगे उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ भारतीय संविधान की उद्देश्यता प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा रहेगा जरूर कमेंट वगैरह बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लग रहा है, बार बार गला सूख जा रहा है ना। तो मैं स्टार्ट किया हूँ बस आप लोगों के लिए कि 4-5 क्लास में आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए, तो अपना यहाँ पर 10 पेज टोटल 56 पेज है ना।
हम लोग 4-5 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये क्लासेस। आप करिए, 5 क्लास कर लीजिए, बाकी देखिए आपको जब सेट लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।